1944 में जब जर्मनों ने फ्रांस पर नियंत्रण खोना शुरू किया तो स्थिति बदल गई। प्रतिरोध ने छिपना बंद कर दिया और हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। कोई मुकदमा नहीं चला, कोई बचाव नहीं, बस नाम, राइफलें और तुरंत सजा। जिन लोगों ने नाजियों के साथ सहयोग किया था, पड़ोसियों के बारे में सूचना दी थी या मिलिस में शामिल हुए थे, उन्हें खोजकर चौराहों, सड़कों और तहखानों में मार दिया गया। कुछ लोगों को भीड़ के सामने मार दिया गया, जबकि अन्य को बिना किसी गवाह के मार दिया गया। किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, किसी ने माफी नहीं मांगी। क्या यह न्याय था या बदला? किसने तय किया कि किसे मरना चाहिए? यह विची शासन के पतन के दौरान सबसे क्रूर दंडों की कहानी है। फ्रांस का पतन और आंतरिक शत्रु का जन्म। फ्रांस, जून 1940। सिर्फ 6 हफ्तों में यूरोप की सबसे सम्मानित सैन्य शक्तियों में से एक तीसरे रह की युद्ध मशीन के सामने पराजित हो गई। पतन की गति सभी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। पूरी सेनाएं बिखर गईं, शहरों को बिना किसी प्रतिरोध के छोड़ दिया गया और लाखों नागरिक आतंक और भ्रम के अंतहीन कारवां में दक्षिण की ओर भाग गए। 22 जून को कॉम्पिएग्ने जंगल में एडोल्फ हिटलर ने एक सुनियोजित अपमान किया। युद्ध विराम पर उसी रेलगाड़ी में हस्ताक्षर किए गए थे जहां जर्मनी ने 1918 में हार स्वीकार की थी। इस नाटकीय इशारे ने एक नए युग की शुरुआत की। फ्रांस को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें उत्तर सीधे जर्मन नियंत्रण में था और दक्षिण को विची के स्पा शहर से एक शासन द्वारा प्रशासित किया गया था जो जल्द ही अपनी असली प्रकृति को प्रकट करेगा। 84 वर्षीय मार्शल फिलिप पेटेन ने नए राज्य का नेतृत्व संभाला। वर्दन के नायक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने एक राजनीतिक परियोजना को वैधता प्रदान की जो कब्जे के तहत मात्र जीवित रहने से परे थी। विची शासन केवल हार का प्रबंधन करने से संतुष्ट नहीं था, यह राष्ट्रीय पतन के मूल कारणों को समाप्त करके फ्रांस को पुनर्जीवित करने की आकांक्षा रखता था। गणतंत्र का आदर्श वाक्य गायब हो गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जगह कार्य, परिवार, देश ने ले ली। इस प्रतीकात्मक परिवर्तन ने क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत की। यूनियनों को भंग कर दिया गया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। यहूदियों को जर्मन दबाव के बिना बनाए गए कानूनों के जरिए सार्वजनिक सेवा से बाहर रखा गया, जिससे पता चला कि सहयोग सिर्फ व्यावहारिक नहीं था बल्कि वैचारिक रूप से स्वैच्छिक था। प्रधानमंत्री और सहयोग के सच्चे वास्तुकार पियरे लावल ने इन नीतियों को उनके सबसे चरम परिणामों तक पहुंचाया। एक चतुर वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ, लावल का ईमानदारी से मानना था कि यूरोप का भविष्य जर्मनी का है। उनके प्रशासन ने फ्रांसीसी प्रशासन को नाजी उद्देश्यों के लिए एक कुशल सहायक में बदल दिया। श्रमिक निर्वासन, नस्लीय उत्पीड़न और राजनीतिक दमन। व्यवस्थित सहयोग के इस संदर्भ में कब्जे वाले फ्रांस में सबसे अधिक भयभीत संगठन का जन्म हुआ। 30 जनवरी 1943 को जानबूझकर हिटलर के सत्ता में आने की 10वीं वर्षगांठ के साथ मिलिस फ्रांसेसे के आधिकारिक निर्माण की घोषणा की गई। हालांकि इसे एक कानून प्रवर्तन बल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसका असली मिशन गेस्टापो की क्रूरता के बराबर तरीकों का उपयोग करके आंतरिक प्रतिरोध को कुचलना था। मिलिशिया के संस्थापक और सर्वोच्च कमांडर जोसेफ डार्नैन ने फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के कुछ क्षेत्रों के कट्टरपंथीकरण को मूर्त रूप दिया। प्रथम विश्व युद्ध के एक सम्मानित अनुभवी डार्नैन ने युद्ध के दौरान फांसीवादी रुख अपनाया था। उनके कट्टर साम्यवाद विरोधी और सत्तावादी तरीकों के प्रति प्रशंसा ने उन्हें एडोल्फ हिटलर के प्रति व्यक्तिगत वफादारी की शपथ दिलाई। यहां तक कि उन्होंने वेफेन एसेस में अधिकारी का पद भी स्वीकार कर लिया। मिलिस की संरचना इसकी अर्ध सैनिक प्रकृति को दर्शाती है। मिलिशिया के लोग नेवी ब्लू रंग की वर्दी पहनते थे, साथ ही उनके सिर पर मैचिंग बेरेट और ग्रीक ध्वज का प्रतीक होता था, जो राष्ट्रीय उत्थान का प्रतीक था। संगठन 2 घटकों में विभाजित था। साधारण मिलिशिया के लोग जिन्होंने अपने नागरिक व्यवसायों को बनाए रखा, और फ्रैंक गार्डे, एक कुलीन समूह जो बैरकों में रहता था और गहन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करता था। भर्ती में विभिन्न प्रोफाइल शामिल थे, लेकिन वे विशिष्ट परिस्थितियों से एकजुट थे। एक वैचारिक कोर आश्वस्त फांसीवादियों से बना था, जिन्होंने हार को फ्रांस को विदेशी प्रभावों से मुक्त करने के अवसर के रूप में देखा। यहूदी, कम्युनिस्ट, फ्रीमेसन और रिपब्लिकन। एक अन्य समूह आर्थिक कारणों से शामिल हुआ। नियमित वेतन, उच्च खाद्य राशन और जर्मनी में अनिवार्य श्रम से छूट। तीसरे तत्व ने संगठन को गंभीर रूप से दूषित कर दिया। कम सजा के बदले में भर्ती किए गए आम अपराधी।
मिलिस के रैंक में शामिल होने के लिए जेल से रिहा किए गए ये व्यक्ति एक आपराधिक आयाम लेकर आए, जो विशेष रूप से क्रूर पूछताछ के तरीकों में प्रकट हुआ। लियोन, मार्सिले और टूलूज जैसे शहरों में मिलिशिया ने अधिग्रहित होटलों, परित्यक्त स्कूलों और प्रशासनिक भवनों में हिरासत केंद्र स्थापित किए। ये स्थान यातना कक्ष बन गए जहां व्यवस्थित तरीके अपनाए गए। मारपीट, बिजली का झटका, पानी में डुबोना और यौन विकृति। यह भयावहता इस तथ्य से और भी बढ़ गई कि झल्लाद अपने पीड़ितों की ही भाषा बोलते थे। मित्र देशों की खुफिया जानकारी ने पुष्टि की कि मिलिस ने नियमित जर्मन सेनाओं की तुलना में अधिक खतरा पैदा किया। बाहरी लोगों के लिए अदृश्य सामाजिक संकेतों की व्याख्या करने की उनकी क्षमता ने उन्हें गुप्त नेटवर्क के घातक शिकारी बना दिया। मिलिशिया द्वारा पकड़े गए एक प्रतिरोध सेनानी के बचने की संभावना बहुत कम थी। 1943 और 1944 के बीच मिलिस के लगभग 35,000 सक्रिय सदस्य थे। यह आंकड़ा आंतरिक फ्रांसीसी विभाजन की गहराई को दर्शाता है। छापे, निर्वासन और निष्पादन में उनकी भागीदारी निरंतर और क्रूर थी। उन्होंने वासियक्स एन वेरकोर्स जैसे नरसंहारों में एसएस के साथ सीधे सहयोग किया, जहां प्रतिरोध गतिविधियों के प्रतिशोध में 73 नागरिकों को मार दिया गया था। जैसे जैसे युद्ध मित्र राष्ट्रों की ओर मुड़ता गया, क्रूरता बढ़ती गई। यह जानते हुए कि मुक्ति से संक्षिप्त निर्णय आएगा, सबसे प्रतिबद्ध आतंकवादियों ने एक हताश तर्क अपनाया: गवाहों को खत्म करना, सबूतों को नष्ट करना, आबादी को आतंकित करना। प्रत्येक हिंसक कृत्य ने अपनी सजा को और अधिक अपरिहार्य बना दिया, जिससे आतंक का एक चक्र बन गया जो समान रूप से क्रूर तरीके से हिसाब चुकता करने में परिणत होगा। मिलिस, सहयोगवाद का सबसे क्रूर चेहरा। मिलिस फ्रांसिस ने एक दमनकारी प्रणाली को परिपूर्ण किया जिसमें स्थानीय खुफिया जानकारी, व्यवस्थित क्रूरता और मनोवैज्ञानिक आतंक का मिश्रण था। इसके तरीके गेस्टापो के तरीकों से ज्यादा प्रभावी थे क्योंकि यह अंदर से संचालित होता था। मिलिशिया के लोग जो अपने समुदायों की हर गली, हर परिवार, हर रहस्य को जानते थे। इस लाभ ने संगठन को सहयोगी तंत्र का सबसे घातक अंग बना दिया। जीन लुचेयर ने बौद्धिक सहयोग का उदाहरण दिया, जिसने शारीरिक हिंसा को वैध बनाया। समाचार पत्र लेस नोव्यू टेम्प्स के संपादक और ग्रुप कोलाबोरेशन के अध्यक्ष के रूप में लुचेयर ने दमन को उचित ठहराने वाले वैचारिक ढांचे का निर्माण किया। उनके संपादकीय ने केवल सहयोग का बचाव नहीं किया, उन्होंने उत्पीड़न के लिए विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान की। लुचेयर के लेख गुप्त मृत्यु सूचियों के रूप में कार्य करते थे। जब उन्होंने यहूदी, रिपब्लिकन या प्रतिरोध बुद्धिजीवियों की निंदा की तो उनके नाम बाद में गिरफ्तारी वारंट पर दिखाई दिए। प्रचार और दमन के बीच समन्वय कोई संयोग नहीं था। लुचेयर ने जर्मन खुफिया सेवाओं के साथ सीधा संपर्क बनाए रखा और अपने बदनामी अभियानों के लिए जानकारी प्राप्त की। मार्च 1943 में लुचेयर के संपादकीय में लीग ऑन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मानद अध्यक्ष विक्टर बाश को फ्रांस का सबसे खतरनाक यहूदी शीर्षक दिया गया। 85 वर्षीय व्यक्ति ने उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व किया जिनसे सहयोगी घृणा करते थे: यहूदी धर्म, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद और ड्रेफस की रक्षा। प्रकाशन के 3 सप्ताह बाद मिलिशिया के लोगों ने लियोन के पास बाश और उनकी पत्नी को रोक लिया। दोनों को मौके पर ही मार दिया गया। विशेष रूप से बूढ़े व्यक्ति पर क्रूरता की गई, जिसे मरने से पहले कई बार गोली मारी गई। लियोन में मिलिशिया के क्षेत्रीय कमांडर पॉल टॉवियर ने संगठन की संचालनात्मक क्रूरता को मूर्त रूप दिया। लियोन के कसाई के नाम से मशहूर स्थानीय गेस्टापो प्रमुख क्लॉस बार्बी के साथ उनके सहयोग ने कब्जे के कुछ सबसे खूनी प्रकरणों को जन्म दिया। टॉवियर ने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की, जिसमें जर्मन तरीकों को विशेष रूप से क्रूर फ्रांसीसी नवाचारों के साथ जोड़ा गया। टॉवियर की कमान के तहत हिरासत केंद्र इकोले डे सैंटे मिलिटेयर बिल्डिंग में संचालित होता था, जिसे यातना कक्ष में बदल दिया गया था। प्रलेखित विधियों में बाथटब शामिल था, जहां कैदी के सिर को बार बार बर्फीले पानी में डुबोया जाता था, जिससे दम घुटने लगता था। निगलने की प्रक्रिया में बंदी को उसकी पीठ के पीछे बंधी हुई कलाई से लटकाया जाता था, जिससे उसके कंधे उखड़ जाते थे और उसे बहुत दर्द होता था। टॉवियर ने विस्तृत मनोवैज्ञानिक यातना भी दी: नकली फांसी, परिवार के सदस्यों को धमकाना और कैदियों को साथी कैदियों की यातना देखने के लिए मजबूर करना। लियोन जेल से बचने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे टॉवियर ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे सत्र आयोजित किए जिसमें पीड़ितों के मानसिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए व्यवस्थित पिटाई के साथ साथ पूरी तरह से चुप्पी की अवधि भी शामिल थी। संचित अनुभव के साथ तकनीकों को परिष्कृत किया गया। पूछताछकर्ताओं ने सीखा कि प्रियजनों की मृत्यु का डर व्यक्तिगत शारीरिक दर्द से अधिक प्रभावी था।
उन्होंने कैदियों को लंबे समय तक यातना के दौरान होश में रखने के तरीके विकसित किए, जिससे जानकारी देने की क्षमता को बनाए रखते हुए पीड़ा को अधिकतम किया जा सके। टॉवियर की सबसे कुख्यात घटना 29 जून 1944 को विची प्रचार मंत्री फिलिप हेनरीट की हत्या के प्रतिशोध में हुई थी। उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में रिलीक्स लापेप में 7 यहूदी बंधकों को मार दिया गया था। शवों पर पहले की यातनाओं के निशान थे, फ्रैक्चर, जलन, अंग भंग। इस नरसंहार की योजना आबादी को आतंकित करने और यह दिखाने के लिए एक अनुकरणीय कृत्य के रूप में बनाई गई थी कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कब्जे वाले क्षेत्र में विची सरकार के जनरल प्रतिनिधि फर्नांड डी ब्रिनन ने राष्ट्रीय स्तर पर दमन की रसद का समन्वय किया। हालांकि उन्होंने एक राजनयिक प्रोफाइल बनाए रखी, लेकिन डी ब्रिनन उन अभियानों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई। यहूदी आबादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापे के आयोजन में उनकी भूमिका विशेष रूप से निर्णायक थी। जुलाई 1942 में वेलोड्रोम डी हिवर पर छापा डे ब्रिनन के नेतृत्व में सहयोग की घातक दक्षता का उदाहरण है। फ्रांसीसी प्रशासनिक सेवाओं द्वारा तैयार की गई सूचियों के अनुसार फ्रांसीसी पुलिस ने 4000 बच्चों सहित 13,000 से अधिक यहूदियों को गिरफ्तार किया। डे ब्रिनन ने व्यक्तिगत रूप से रसद की देखरेख की, परिवहन, हिरासत और निर्वासन के लिए चयन। ड्रैंसी से ऑशविट्ज के लिए रवाना होने वाली ट्रेनों पर डी ब्रिनन की प्रशासनिक मुहर लगी हुई थी। युद्ध के बाद बरामद किए गए पत्राचार से पता चलता है कि निर्वासन की दक्षता को बेहतर बनाने के प्रति उनका जुनून था, जिसमें प्रक्रिया को गति देने के लिए तकनीकी संशोधनों का सुझाव दिया गया था। उनकी नौकरशाही की ठंडक उनके निर्णयों की मानवीय महत्ता के विपरीत थी। डी ब्रिनन ने पकड़े गए प्रतिरोध सेनानियों को नाजी विनाश तंत्र को सौंपने में भी सहयोग किया। मार्च 1944 में उन्होंने पेरिस में हिरासत में लिए गए प्रतिरोध की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वासन को मंजूरी दी। बुचेनवाल्ड और डचाउ भेजे जाने से पहले उनमें से अधिकांश को रूए डेस सॉसेज पर प्रताड़ित किया गया, जहां वे क्रूर परिस्थितियों में मारे गए। मिलिस के मुखबिरों का नेटवर्क सभी सामाजिक स्तरों पर फैला हुआ था। व्यापारी, अधिकारी, शिक्षक, यहां तक कि पुजारी भी सुरक्षा, धन या उपकार के बदले में सूचना प्रदान करते थे। इस प्रणाली ने दैनिक जीवन को जीवित रहने के अभ्यास में बदल दिया, जहां एक लापरवाह शब्द का मतलब मौत हो सकता था। मिलिशिया के लोगों ने पूरे समुदाय का मनोबल तोड़ने के लिए खास तकनीकें विकसित की। रात के समय की गई गिरफ्तारियां अधिकतम नाटकीयता के साथ की गईं। शोर मचाने वाली गाड़ियां, दिखने वाली वर्दी, जानबूझकर चिल्लाना। लक्ष्य यह था कि पूरा पड़ोस गिरफ्तारी का गवाह बने, जिससे तत्काल पीड़ित से परे आतंक और बढ़ जाए। सार्वजनिक रूप से फांसी देना इस डराने धमकाने की रणनीति का हिस्सा था। टूलूज में मिलिशिया ने 17 अगस्त 1944 को मुख्य चौक पर 11 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे निवासियों को यह तमाशा देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। शवों को घंटों तक खुले में रखा गया और उन पर आतंकवादी फ्रांस के दुश्मन के रूप में उनकी पहचान के संकेत लगाए गए। पूछताछ के तरीके विशेष क्रूरता के परिष्कार की ओर विकसित हुए। मानक शारीरिक यातना के अलावा मिलिशिया ने मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई तकनीकें विकसित कीं। कैदियों को फांसी से पहले अपने परिवारों को विदाई पत्र लिखने के लिए मजबूर करना, उन्हें फिर से पकड़ने के लिए रिहाई का नाटक करना और अन्य यातना पीड़ितों की चीखों की रिकॉर्डिंग का उपयोग करना। 1943 और 1944 के बीच मिलिस 3000 से अधिक प्रलेखित राजनीतिक हत्याओं, लगभग 7000 गिरफ्तारियों के बाद यातना या निर्वासन और कम से कम 25 सामूहिक छापों में भागीदारी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। शरण के बिना शिकार, भगोड़ों का पतन। 6 जून 1944 को विची शासन और उसके सहयोगियों के लिए अंत की शुरुआत हुई। नॉर्मैंडी समुद्र तट, जो अब मित्र देशों की पुलहेड्स हैं, एक सैन्य अभियान से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ऐसे हिसाब किताब की शुरुआत का गठन करते हैं जो 4 साल के कब्जे और दमन के दौरान विकसित हुआ था। मिलिस के सदस्यों के लिए मित्र देशों की लैंडिंग का मतलब संक्षिप्त परीक्षणों या तत्काल निष्पादन के लिए एक अपरिहार्य उलटी गिनती थी। मिलिशिया बैरकों में डी-डे की खबर का स्वागत आधिकारिक अविश्वास और निजी घबराहट के मिश्रण के साथ किया गया। युद्ध के बाद बरामद आंतरिक दस्तावेजों से मित्र राष्ट्रों की हार का वादा करने वाले सार्वजनिक प्रचार और कमांडरों की वास्तविक चिंताओं के बीच अंतर का पता चलता है। लियोन के एक कमांडर ने अपनी निजी डायरी में लिखा, अगर एंग्लो अमेरिकन एक ठोस पुलहेड स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा भाग्य तय हो जाएगा।
आज जो आबादी हमसे डरती है वह कल बिना रोक टोक के हमसे नफरत करेगी। 15 अगस्त को प्रोविंस में दूसरे मोर्चे के खुलने से सहयोगवादी व्यवस्था का पतन नाटकीय रूप से तेज हो गया। फ्रांस एक सैन्य दबाव में फंस गया था जिसने धुरी राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को लगातार संकुचित कर दिया था। मिलिशिया के लोग जो महीनों से अपने हमवतन लोगों पर लगभग पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, अचानक खुद को कमजोर पा रहे थे। जर्मनों ने अपने सामरिक अस्तित्व को प्राथमिकता देते हुए रणनीतिक गड्ढों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिधीय पदों को छोड़ दिया, जिससे उनके पूर्व फ्रांसीसी सहयोगी असुरक्षित हो गए। इस परित्याग ने संबंधों की विशुद्ध उपयोगितावादी प्रकृति को उजागर किया। जब फ्रांसीसी अब जर्मन हितों की सेवा नहीं करते थे तो उन्हें बेरहमी से त्याग दिया जाता था। मिलिस के संस्थापक और सशस्त्र सहयोग के अंतिम प्रतीक जोसेफ डार्नेंड को एहसास हुआ कि फ्रांसीसी धरती पर उनके लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। उनकी वेफेनेसेस अधिकारी की वर्दी और हिटलर के प्रति वफादारी की उनकी व्यक्तिगत शपथ ने उन्हें दोहरा गद्दार बना दिया। बचने के उनके विकल्प हताशाजनक विकल्पों तक सीमित हो गए, जिनमें से प्रत्येक में प्राणघातक जोखिम भरा था। 17 अगस्त को लियोन के आसन्न पतन का सामना करते हुए डार्नेंड वरिष्ठ शासन अधिकारियों के एक काफिले के साथ जर्मनी भाग गया। उसका तत्काल गंतव्य सिग्मारिंगेन था, जहां हिटलर ने एक छाया फ्रांसीसी सरकार की स्थापना को अधिकृत किया था। हालांकि इस गोदूली के किले ने अस्थायी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं। जर्मनी से डार्नेंड ने उत्तरी इटली की यात्रा की, विशेष रूप से अल्टो एडीज क्षेत्र में, ताकि वह किसी तटस्थ देश में जाने के लिए बातचीत कर सके। इटली को भागने के लिए चुना जाना कोई संयोग नहीं था। मुस्सोलिनी के फांसीवादी शासन के पतन ने ऐसे संदिग्ध क्षेत्र बनाए थे जहां झूठे दस्तावेजों के साथ या स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देकर जाना संभव था। जुलाई 1945 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा डार्नेंड को पकड़ लिए जाने के बाद उसके भागने के सारे विकल्प खत्म हो गए। उसकी बदनामी के कारण उसे तुरंत पहचान लिया गया और उसे फ्रांसीसी अधिकारियों को सौंप दिया गया ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके, जिसके बारे में सभी जानते थे कि उसे फांसी दी जाएगी। फ्रांस में उसका प्रत्यावर्तन मित्र राष्ट्रों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था कि किसी भी प्रमुख सहयोगी को न्याय से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विची के प्रधानमंत्री और प्रशासनिक सहयोग के वास्तुकार पियरे लावल ने एक अलग लेकिन उतना ही निराशाजनक रास्ता चुना। उनका लक्ष्य स्पेन था, जहां उन्हें उम्मीद थी कि फ्रेंको शासन उन्हें राजनीतिक शरण देगा। ये उम्मीद युद्ध के दौरान स्पेन की समर्थक एक्सिस तटस्थता और फ्रैंकोइस्ट अधिकारियों के साथ उसके पिछले संपर्कों पर आधारित थी। 17 अगस्त को लावल ने वफादार अधिकारियों के एक छोटे दल के साथ विची को छोड़ दिया। वह शुरू में जर्मनी के लिए रवाना हुए, जहां वे कई महीनों तक सिग्मारिंगेन में रहे, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार के राजनीतिक नाटक में भाग लिया। हालांकि उनकी अंतिम योजना हमेशा स्पेन में जाने की थी, जब स्थिति असहनीय हो गई। मई 1945 में तीसरे रह की हार पूरी होने के बाद लावल ने गुप्त रूप से आल्प्स को पार करके बार्सिलोना की ओर प्रस्थान किया। उनके समूह में उनकी पत्नी और कई सहयोगी शामिल थे जो शरण की तलाश में थे। यात्रा खतरनाक थी। पहाड़ी दर्रे आंशिक रूप से स्पेनिश रिपब्लिकन गुरिल्लाओं के नियंत्रण में थे, जिन्होंने फ्रांसीसी प्रतिरोध के साथ सहयोग किया और सहयोगियों पर कोई दया नहीं दिखाई। बार्सिलोना में स्पेनिश पुलिस द्वारा लावल की गिरफ्तारी से पता चला कि मित्र राष्ट्रों के दबाव में आकर फ्रेंको शासन ने फ्रांसीसी सहयोगियों को शरण न देने का फैसला किया था। इस फैसले ने विची शासन से भगोड़ों के लिए एक व्यवहार्य शरणस्थली के रूप में फ्रेंको के स्पेन के अंत को चिह्नित किया। लावल को ऑस्ट्रिया ले जाया गया और अमेरिकी सैनिकों को सौंप दिया गया। कब्जे वाले क्षेत्र में विची सरकार के जनरल प्रतिनिधि फर्नांड डी ब्रिनन ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया, लेकिन उनके पास कम विकल्प थे। निर्वासन के समन्वय में उनकी स्पष्ट भूमिका ने उन्हें मित्र देशों की खुफिया सेवाओं के लिए एक जाना पहचाना व्यक्ति बना दिया था, जिससे उनकी बिना पहचान के भागने की क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई थी। डी ब्रिनन शुरू में सिग्मारिंगेन भाग गए, जहां उन्हें छाया सरकार का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। यह विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक पद उन्हें कोई वास्तविक सुरक्षा प्रदान नहीं करता था जब मित्र देशों की सेनाएं जर्मन क्षेत्र में घुसने लगीं। ऑस्ट्रिया भागने का उनका प्रयास अप्रैल 1945 में अमेरिकी सैनिकों द्वारा पकड़े जाने के साथ समाप्त हो गया। सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भागने के रास्ते भूगोल और सैन्य परिस्थितियों के कारण सीमित थे। स्पेन में पायरेनियन मार्ग,
जो पारंपरिक रूप से राजनीतिक भगोड़ों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, आंशिक रूप से स्पेनिश रिपब्लिकन गुरिल्लाओं द्वारा नियंत्रित थे, जिन्होंने फ्रांसीसी सहयोगियों पर कोई दया नहीं दिखाई। शरण के लिए आवेदन करने से पहले कुछ लोगों को स्पेनिश क्षेत्र में सरसरी तौर पर मार दिया गया था। मुसोलिनी के शासन के पतन के बाद हुई अराजकता के कारण इटली के लिए मार्ग ने शुरू में बेहतर संभावनाएं पेश की। हालांकि इतालवी पक्षपातियों और मित्र देशों की सेनाओं की मौजूदगी ने किसी भी आंदोलन को बेहद खतरनाक बना दिया। कई सहयोगियों की इतालवी नागरिकों द्वारा निंदा की गई, जिन्होंने उन्हें नाजी शासन के सहयोगी के रूप में पहचाना। मिलिस के कुछ जूनियर सदस्यों ने बस गायब होने का प्रयास किया, उन क्षेत्रों में नागरिक आबादी के साथ घुल मिल गए जहां वे अज्ञात थे। यह रणनीति कुछ लोगों के लिए अस्थायी रूप से काम आई। हालांकि छोटे ग्रामीण समुदायों में शरणार्थियों के आगमन ने अनिवार्य रूप से संदेह पैदा किया। कई लोगों को उनके अचानक देशभक्ति को साबित करने के लिए उत्सुक पड़ोसियों या पूर्व मुखबिरों द्वारा धोखा दिया गया था। जो लोग अर्जेंटीना, पैराग्वे और चिली जैसे देशों तक पहुंचने में सफल रहे, उन्होंने नाजी युद्ध अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए उन्हीं बचाव नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इन मार्गों को रैट कहा जाता है, लाइंस के रूप में जाना जाता है, जिसमें अति रूढ़िवादी कैथोलिक संगठनों द्वारा प्रदान किए गए झूठे दस्तावेज, मठों में अस्थायी शरण और दक्षिण अमेरिकी बंदरगाहों तक समन्वित परिवहन शामिल थे। हालांकि सहयोग के सबसे प्रमुख व्यक्तियों के लिए भाग्य लगभग हमेशा गिरफ्तारी और स्वदेश वापसी था। मित्र राष्ट्रों ने वांछित सहयोगियों की विस्तृत सूची बनाए रखी और भगोड़ों की गिरफ्तारी का बारीकी से समन्वय किया। इन व्यक्तियों को फ्रांसीसी न्याय के हवाले करने का दृढ़ संकल्प कानूनी विचारों और यह प्रदर्शित करने की राजनीतिक आवश्यकता दोनों को दर्शाता है कि राजद्रोह के निश्चित परिणाम होंगे। बिना किसी परीक्षण के गोली मार दी गई, बदला लिया गया। 2 सितंबर 1944 को ग्रेनोबल शहर ने मुक्ति के बाद फ्रांसीसी प्रतिरोध द्वारा आयोजित सारांश न्याय के पहले कृत्यों में से एक को देखा। स्थान का चयन आकस्मिक नहीं था। एक पूर्व ईंट कारखाने के बगल में एक औद्योगिक स्थल, वही स्थान जहां जर्मनों ने कुछ सप्ताह पहले 23 प्रतिरोध सेनानियों को मार डाला था। आतंक के प्रतीकात्मक उलटफेर में प्रतिरोध ने शहादत के इस स्थान को बदला लेने के रंगमंच में बदल दिया। मुक्ति के बाद के अभियान में पकड़े गए 6 मिलिस सदस्यों की फांसी को देखने के लिए 4000 से ज्यादा लोग जमा हुए थे। भीड़ ने सार्वजनिक तमाशे में दर्शकों की तरह व्यवहार किया, बेहतर दृश्य देखने के लिए धक्का मुक्की की। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को अपने कंधों पर उठा रखा था ताकि वे उस घटना को देख सकें जिसे वे लाइव इतिहास का पाठ मानते थे। 19 से 26 वर्ष की आयु के 6 मिलिशिया सैनिकों को बिना आंखों पर पट्टी बांधे अलग अलग खंभों पर बांध दिया गया। उनका व्यवहार उम्मीदों के विपरीत था। उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी या घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। सबसे कम उम्र का सिर्फ 19 वर्षीय युवक पूरे समारोह के दौरान आसमान पर अपनी नजरें गड़ाए रहा, मानो अपने आसपास की तात्कालिक वास्तविकता से परे कुछ खोज रहा हो। ब्रिटिश स्टेन राइफलों और फ्रेंच MAS-36 से लैस मैक्विस के सदस्यों से बनी फायरिंग स्क्वाड ने नजदीकी रेंज में पोजीशन ले ली। बिना किसी औपचारिकता के गोली चलाने का आदेश दिया गया। 2 बार गोलियां चलीं। पहली गोली के तुरंत बाद दूसरी गोली चली ताकि मौत सुनिश्चित हो सके। शव एक अजीब तरह से एक समान तरीके से गिरे, जैसे कि कोरियोग्राफ किया गया हो। एक मैक्विस अधिकारी फांसी की रेखा के साथ साथ चलता रहा और प्रत्येक मिलिशिया मैन के सिर में गोली दागता रहा। जर्मन पद्धतियों से विरासत में मिली इस अंतिम रस्म ने एक ऐसा समारोह पूरा किया जिसमें लोकप्रिय न्याय और कब्जेदार की प्रक्रियाओं की नकल का मिश्रण था। खुरदरे लकड़ी के ताबूत पहले से ही तैयार थे, जिससे पता चलता है कि फांसी की योजना सैन्य विवरण के साथ बनाई गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस दृश्य का वर्णन किया। मेरे उत्तर में 5 शव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे गिरे। दूसरा लड़का अभी भी खड़ा था। वह खंभे से कसकर बंधा हुआ लग रहा था। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसका सिर उसके सामने झल्लादों की ओर झुका हुआ था। प्रक्रिया की सटीकता से पता चला कि प्रतिरोध ने अपने संक्षिप्त न्याय के कार्यों के लिए पेशेवर तरीकों को अपनाया था। पॉल नेटार्ड को अक्टूबर 1944 में वियने में एक अलग लेकिन समान रूप से घातक भाग्य का सामना करना पड़ा। उनके मामले ने लोकप्रिय दबाव को दर्शाया जो अक्सर न्यायिक निर्णयों को मजबूर करता था। गेस्टापो द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में एक प्रशासनिक क्लर्क नेटार्ड को शुरू में जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ग्रेनोबल में उनकी सफल अपील ने स्थानीय आबादी से हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म दिया।
वियने लिबरेशन कमेटी ने सड़क पर प्रदर्शनों और लिंचिंग की धमकियों के दबाव में अपील के फैसले को पलट दिया और तत्काल फांसी का आदेश दिया। यह निर्णय कानून के शासन को बहाल करने की इच्छा और बदला लेने की लोकप्रिय प्यास के बीच तनाव को दर्शाता है, जिसने कानूनी बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया। लगभग 5000 लोग, जिनमें पूरे परिवार शामिल थे, भूतपूर्व सैन्य बैरकों के सामने चौक पर एकत्र हुए। फांसी की तस्वीर जीन फिलिप चार्बोनियर ने ली, जिनकी तस्वीरों में न केवल फांसी के क्षण बल्कि भीड़ के हाव भाव भी कैद हुए। संतुष्टि, रुग्ण जिज्ञासा और सामूहिक विरेचन का मिश्रण। गद्दारों के लिए आरक्षित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निटार्ड को बिना आंखों पर पट्टी बांधे एक खंभे से बांध दिया गया था। घातक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 15 मीटर से भी कम दूरी से गोलियां चलाई गईं। तस्वीरों में दिखाया गया है कि उसका शरीर नीचे गिरा हुआ था, बंधनों से लटका हुआ था, जबकि बच्चे अपने माता पिता के कंधों से देख रहे थे। नाबालिगों की मौजूदगी में हिंसा को सामान्य बनाना इस बात को दर्शाता है कि क्रूरता किस हद तक रोजमर्रा की जिंदगी में समा गई है। वायलेट मॉरिस, जिसे गेस्टापो हाइना के नाम से जाना जाता है, एक अलग मामले का प्रतिनिधित्व करती है। एक सार्वजनिक व्यक्ति जिसका विश्वासघात विशेष रूप से स्पष्ट और आक्रामक था। एक पूर्व ओलंपिक एथलीट और प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी, मॉरिस ने जर्मन खुफिया सेवाओं के साथ सहयोग करने का सक्रिय रूप से चयन किया था। न केवल अपने देश बल्कि अपने स्वयं के वीर अतीत को भी धोखा दिया। 26 अप्रैल 1944 को मॉरिस अपनी सिट्रोन ट्रैक्शन अवंत में नॉर्मैंडी के ग्रामीण इलाके में यात्रा कर रही थी। उनके साथ बेलेउल परिवार, स्थानीय सहयोगी और 2 नाबालिग भी थे। उनकी गाड़ी को पहले ही सुरकॉफ मार्क्विस के सदस्यों ने तोड़ दिया था, जिन्होंने एक समन्वित घात की तैयारी की थी। जैसे ही कार एक तीखे मोड़ पर रुकी, सड़क के दोनों ओर तैनात राइफलमैन ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। हमला 1 मिनट से भी कम समय तक चला, लेकिन इसकी तीव्रता विनाशकारी थी। मशीन गन की गोलीबारी और राइफल की गोलीबारी ने वाहन को मलबे में बदल दिया। मॉरिस को धड़ और चेहरे पर कम से कम 7 बार गोली लगी, जिससे कार में सवार सभी लोगों के साथ उसकी भी तुरंत मौत हो गई। घात लगाकर हमला खास तौर पर मॉरिस को खत्म करने के लिए किया गया था, जिसे प्रतिरोध नेटवर्क के बारे में उसकी जानकारी और यातना सत्रों में उसकी भागीदारी के कारण विशेष रूप से खतरनाक देशद्रोही माना जाता था। उसकी मौत ने एक स्पष्ट संदेश दिया, न तो सार्वजनिक बदनामी और न ही फ्रांस के लिए पिछली सेवाएं प्रतिरोध न्याय के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेंगी। जिम्मेदार मैक्विस कमांडर जीन बैप्टिस्ट लेक्लर ने सभी लोगों की मौत की पुष्टि करने के बाद तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ दिया। मॉरिस का शव कई दिनों तक लावारिस पड़ा रहा। उसके बाद उसे एक अज्ञात कब्र में दफना दिया गया। उनकी हत्या युद्ध के दौरान प्रमुख सहयोगियों की पहली हत्याओं में से एक थी। संक्षिप्त न्याय के ये प्रकरण फ्रांस के एक ऐसे देश में परिवर्तन को दर्शाते हैं जहां पीड़ित और जल्लाद के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई है। प्रतिरोध द्वारा अपनाए गए तरीके अक्सर उनके उत्पीड़कों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की नकल करते थे। निवारक के रूप में सार्वजनिक रूप से फांसी देना, गवाहों को खत्म करना और राजनीतिक उपकरण के रूप में आतंक का इस्तेमाल करना। सैवेज पर्स मुक्ति सजा में बदल गई। मुक्ति के तुरंत बाद के दिनों में फ्रांस ने प्रतिशोधी हिंसा के विस्फोट का अनुभव किया, जिसे एलेपोरेशन सॉवेज के नाम से जाना जाता है। तात्कालिक न्याय की इस अवधि ने कब्जे के 4 वर्षों के दौरान जमा हुए सामूहिक आघात की गहराई को उजागर किया। स्थापित कानूनी अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति ने एक शून्य पैदा किया, जिसे लोकप्रिय न्यायाधिकरणों, स्वतः स्फूर्त लिंचिंग और सार्वजनिक अपमान के अनुष्ठानों द्वारा भरा गया। सबसे रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार न्यायेतर हत्याओं की संख्या 8000 से 15000 के बीच है। खंडित अभिलेखों और बाद में गवाही से संकलित ये आंकड़े केवल प्रलेखित मामलों को दर्शाते हैं। वास्तविकता शायद अधिक व्यापक थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हिंसा हफ्तों तक किसी की नजर में नहीं आती थी। जॉर्जेस सुआरेज, एक सहयोगी पत्रकार और बुद्धिजीवी, इस सफाई अभियान के पहले हाई प्रोफाइल लक्ष्यों में से एक बन गए। ऑनजॉर्डहुई और ला गेरबे में उनके स्तंभों ने लगातार तीसरे रह के साथ सहयोग का बचाव किया था, स्वतंत्र फ्रांस के नेताओं पर हमला किया था और जर्मन मार्गदर्शन के तहत राष्ट्रीय उत्थान के अवसर के रूप में कब्जे को उचित ठहराया था। 9 नवंबर 1944 को सुआरेज को FTP-MY, फ्रेंच वर्कर्स एंड पार्टिसंस मैन डिओवरे इमिग्रेशन के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार किया गया और पेरिस में एक असाधारण अदालत के सामने पेश किया गया।
कार्यवाही की गति से पता चला कि यह वास्तविक परीक्षण से ज्यादा एक सजा देने की रस्म थी। आरोप इस बात पर केंद्रित थे कि उन्होंने अपने लेखन के जरिए हार को उचित ठहराया और कब्जे को वैध बनाया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उनके सबसे विवादास्पद लेखों के अंश पढ़े गए, जिनमें यह कथन भी शामिल था कि फ्रांसीसी पतन के लिए जर्मन मार्गदर्शन में पुनर्जीवन की आवश्यकता थी और यह कि प्रतिरोध एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की अंतिम सांसों का प्रतिनिधित्व करता है। शत्रुतापूर्ण अदालत के समक्ष जोर से बोले गए इन उद्धरणों ने उनके तत्काल भाग्य को तय कर दिया। उसी दिन सजा सुनाई गई, फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत। उसी दोपहर फोर्ट टी मॉन्ट्रोज में फांसी दी गई, जिसमें अपील या सहारा लेने का कोई समय नहीं था। सुआरेज को एक फायरिंग स्क्वाड के सामने ले जाया गया, जिसमें प्रतिरोध सेनानियों से बनी थी, जिन्होंने सहयोगी लेखों में प्रकाशित आरोपों के कारण अपने साथियों को खो दिया था। उनकी मृत्यु ने उन बुद्धिजीवियों के खिलाफ एक व्यवस्थित अभियान की शुरुआत की, जिन्होंने सहयोग को वैध बनाया था। टोंड्यूज, सिरमुंडाना। घटना बर्बर सफाई के सबसे ज्यादा आकर्षक पहलुओं में से एक थी। क्षैतिज सहयोग, जर्मन सैनिकों के साथ अंतरंग संबंध के आरोप में हजारों महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिसमें लैंगिक हिंसा के साथ राजनीतिक सजा भी शामिल थी। चार्ट्रेस की 23 वर्षीय महिला सिमोन टूसो इस प्रथा का फोटोग्राफिक प्रतीक बन गई। 16 अगस्त 1944 को स्थानीय मार्क्विस समिति के नेतृत्व में एक भीड़ ने उसे उसके घर से घसीट कर ले गई। मुख्य चौक पर सैकड़ों दर्शकों के सामने उसके सिर को कुंद रेजर से पूरी तरह से मुंडवा दिया गया, जिससे उसके सिर पर कई कट लग गए। समारोह में एक स्थापित अनुष्ठान पद्धति का पालन किया गया। पहले पूरी तरह से मुंडन, फिर जूते की पॉलिश या स्याही से माथे पर स्वस्तिक का चित्र बनाना और अंत में मुख्य सड़कों पर जबरन परेड करना, जबकि भीड़ अपमानजनक नारे लगाती और वस्तुएं फेंकती थी। सिमोन को 1 घंटे से अधिक समय तक अर्धनग्न होकर चलने के लिए मजबूर किया गया। उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर उसे जर्मन वेश्या बताया गया था। फोटोग्राफर रॉबर्ट कैपा ने उस पल को कैद किया जब सिमोन का सिर मुंडा हुआ था और माथे पर स्वस्तिक बना हुआ था और भीड़ ने उसे धक्का दिया था। आतंक और अपमान की उसकी अभिव्यक्ति फ्रांसीसी मुक्ति की सबसे शक्तिशाली छवियों में से एक बन गई, जो लोकप्रिय बदला लेने की प्यास और इस्तेमाल किए गए तरीकों की क्रूरता दोनों को दर्शाती है। सिमोन की सजा के लिए जिम्मेदार स्थानीय मार्क्विस नेता आंद्रे डुफ्रेस्ने ने बाद में इस कार्रवाई को लोगों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक बताते हुए उचित ठहराया। राष्ट्रीय शुद्धिकरण की यह बयानबाजी पूरे फ्रांस में गूंजी, जिसने व्यक्तिगत हिंसा के कृत्यों को सामूहिक उत्थान के समारोहों में बदल दिया। लावल में लिबरेशन नॉर्ड सेल ने एक समन्वित समारोह में 12 महिलाओं का सार्वजनिक मुंडन करवाया, जिससे यह पता चला कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कितनी योजना थी। महिलाओं को एक नगरपालिका भवन में इकट्ठा किया गया, व्यक्तिगत रूप से उनका परीक्षण किया गया और फिर सार्वजनिक अपमान के लिए केंद्रीय चौक तक ले जाया गया। हेनरीट डेस्चैम्प्स लावल में सजा पाने वाली महिलाओं में से एक थी, जिसे शेविंग के दौरान लगे घावों से गंभीर जटिलताएं हुईं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले संक्रमण के कारण कई सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसकी सजा को स्थगित कर दिया गया। उसकी मृत्यु ने दर्शाया कि युद्ध के बाद की अवधि की अनिश्चित स्वच्छता स्थितियों में मामूली हिंसा कितनी घातक साबित हो सकती है। संगठित प्रतिरोध इकाइयों ने कई क्षेत्रों में लगभग सैन्य अनुशासन के साथ संक्षिप्त निष्पादन किया। लिमोज में जॉर्जेस गुइंगॉइन की कमान के तहत एफटीपी डू लिमोसिन सेल ने लोकप्रिय न्यायाधिकरणों की स्थापना की, जिसने अगस्त और सितंबर 1944 के बीच 65 सहयोगियों पर मुकदमा चलाया। गुइंगॉइन, जिसे मैक्विस का प्रीफेक्ट उपनाम दिया गया था, ने त्वरित न्याय की एक प्रणाली लागू की जिसमें त्वरित पूछताछ के साथ तत्काल सजा का प्रावधान था। उनके सेल ने मुक्ति से महीनों पहले स्थानीय सहयोगियों की सूची तैयार की थी, जिसमें वे व्यापारी शामिल थे जिन्होंने जर्मनों को सामान बेचा था, वे अधिकारी जिन्होंने निर्वासन में मदद की थी और वे नागरिक जिन्होंने मिलिस को जानकारी प्रदान की थी। गुइंगॉइन कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाए गए 65 लोगों में से 38 को सेंट जेन्स के पास एक मैदान में तुरंत फांसी दे दी गई। अपराध की गंभीरता के अनुसार तरीके अलग अलग थे। कुछ को औपचारिक फायरिंग दस्तों में गोली मार दी गई, दूसरों को पेड़ों से लटका दिया गया और कुछ को सिर के पीछे एक गोली मारकर मार दिया गया। शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया, जिन्हें दशकों बाद तक चिह्नित नहीं किया गया था। लियोन में प्रतीकात्मक परिवर्तन विशेष रूप से नाटकीय था।
पूर्व मिलिशिया बैरकों को हिरासत केंद्रों में बदल दिया गया, जहां पूर्व प्रतिरोध सेनानियों ने उन्हीं पूछताछ विधियों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने पकड़े गए सहयोगियों पर की थीं। इस भूमिका उलटने से एक प्रतिशोधी समरूपता पैदा हुई, जिसने दर्शाया कि हिंसा किस हद तक फ्रांसीसी समाज में व्याप्त थी। एमिल कोलाडॉन, जिन्हें गैस्पर्ड के नाम से जाना जाता था, ने ओवर्गे में सफाई अभियान का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई और अक्टूबर 1944 के बीच कम से कम 120 लोगों को फांसी दी गई। कब्जे के दौरान उनके सेल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें मिलिस के हाथों उनके कई लेफ्टिनेंटों की यातना और मृत्यु भी शामिल थी। कोलाडॉन ने जिसे मिरर जस्टिस कहा, उसे लागू किया। यातना में भाग लेने वाले सहयोगियों को उनके निष्पादन से पहले उन्हीं तरीकों से गुजरना पड़ा। जिन मिलिशियामैन ने प्रतिरोध सेनानियों को फांसी दी थी, उन्हें उन्हीं स्थानों पर फांसी दी गई। निर्वासन का कारण बनने वाले मुखबिरों को उन्हीं रेलवे स्टेशनों पर फांसी दी गई, जहां से एकाग्रता शिविरों के लिए ट्रेनें रवाना हुई थीं। बाद के दस्तावेजों से पता चला कि ये सेल विस्तृत लक्ष्य सूचियों, विशिष्ट उन्मूलन विधियों और समय सीमाओं के साथ काम करते थे, जो निष्पादन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को अधिकतम करते थे। बर्बर सफाई की स्पष्ट सहजता ने संगठन और पूर्व योजना के महत्वपूर्ण स्तरों को छुपा दिया। क्षेत्र और सेल के अनुसार निष्पादन के तरीके अलग अलग थे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों या तात्कालिक संरचनाओं से फांसी देना प्रचलित था। शहरी केंद्रों में आंगनों या सार्वजनिक चौकों में फांसी देना पसंद किया जाता था। कुछ सेल ने विशेष रूप से प्रतीकात्मक तरीके अपनाए। मुखबिरों को नदियों में डुबोना, आगजनी करने वालों को जिंदा जलाना और निर्वासन का कारण बनने वाले सहयोगियों को जिंदा दफनाना। रक्त परीक्षण राज्य नियंत्रण लेता है। चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में अनंतिम सरकार की स्थापना के साथ फ्रांस ने न्याय को संस्थागत बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे तब तक लोकप्रिय अदालतों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से प्रशासित किया जाता था। हाई कोर्ट डे जस्टिस और ट्रिब्यूनॉक्स डी एक्सेप्शन के निर्माण ने बर्बर पर्स से लेकर इपुरेशन लीगल तक के संक्रमण को चिह्नित किया। हालांकि लोकप्रिय बदला लेने की प्यास ने न्यायिक निर्णयों को निर्णायक रूप से प्रभावित करना जारी रखा। 1944 और 1951 के बीच सहयोग के लिए लगभग 300,000 जांच शुरू की गई। आधे से ज्यादा मामलों को खारिज कर दिया गया, लेकिन जिन मामलों में मुकदमा चला उनमें से 6,763 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इनमें से केवल 791 मामलों में ही वास्तव में फांसी दी गई, जो न्याय और राष्ट्रीय सुलह के बीच संतुलन बनाने की क्रमिक संयम को दर्शाता है। जोसेफ डार्नैंड, जिसे इटली में पकड़ लिया गया और फ्रांस वापस भेज दिया गया, संस्थागत राजद्रोह का अंतिम प्रतीक बन गया। 3 अक्टूबर 1945 को पेरिस में हाउते कोर्ट डे जस्टिस के समक्ष आयोजित उनके मुकदमे ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अपने स्वयं के गद्दारों का न्याय करने की फ्रांस की क्षमता का एक निर्णायक परीक्षण था। डार्नंद के खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा और विविधतापूर्ण थे। अभियोक्ताओं ने गिरफ्तारी और संक्षिप्त निष्पादन के आदेश देते हुए उनके स्वयं के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए। गेस्टापो अधिकारियों को संबोधित पत्रों ने दमनकारी कार्रवाइयों में उनके सक्रिय सहयोग को प्रदर्शित किया। यातना से बचे लोगों की गवाही ने पूछताछ सत्रों में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की पहचान की, जहां अत्यंत क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ज्यादा दोषी ठहराने वाला तत्व एडोल्फ हिटलर के प्रति वफादारी की उनकी व्यक्तिगत शपथ और वेफन एसेस में स्टुरम्बनफ्यूहरर के पद को स्वीकार करना था। जर्मन अभिलेखागार में संरक्षित यह दस्तावेज जानबूझकर देशद्रोह का अकाट्य सबूत प्रदान करता है। डार्नैंड ने जानबूझकर अपने देश के बजाय एक विदेशी नेता की सेवा करना चुना था। मुकदमे के दौरान डार्नैंड ने एक बचाव रणनीति अपनाई, जिसमें वैचारिक औचित्य को प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार के साथ जोड़ा गया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके साम्यवाद विरोधी और जर्मन नेतृत्व के तहत एक यूरोपीय व्यवस्था के उनके दृष्टिकोण ने उनके कार्यों को प्रेरित किया था। उन्होंने अपने कार्यों को देशद्रोह के रूप में वर्णित करने से इनकार कर दिया, उन्हें गुमराह लेकिन ईमानदार देशभक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। पीड़ितों और परिवार के सदस्यों की गवाही से बचाव की यह रेखा व्यवस्थित रूप से ध्वस्त हो गई। लियोन हिरासत केंद्रों के एक उत्तरजीवी ने बताया कि कैसे डार्नैंड ने व्यक्तिगत रूप से यातना सत्रों का अवलोकन किया था और पूछताछ की दक्षता में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। एक मां ने डार्नैंड के सीधे आदेश के तहत मिलिशिया द्वारा अपने 17 वर्षीय बेटे की हत्या के बारे में गवाही दी। फैसला सर्वसम्मति से सुनाया गया।
सभी मामलों में दोषी। डारनंद ने स्पष्ट रूप से हार मान ली, हालांकि उनके अंतिम बयानों से पश्चाताप की कमी का पता चला। 10 अक्टूबर 1945 को फोर्ट डी चैटेलॉन में देशद्रोहियों के लिए आरक्षित सैन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया। यह हत्या भोर में 12 आदमियों के एक दल द्वारा की गई, जिनमें से 6 के पास जिंदा कारतूस और 6 खाली कारतूस थे, ताकि इस कृत्य के लिए मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी बांटी जा सके। डारनंद ने आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया और गोली लगने तक सीधा खड़ा रहा। एक गैर कमीशन अधिकारी ने अनिवार्य गोली चलाई। उनके अंतिम शब्द, मैं फ्रांस और यूरोप के लिए मर रहा हूं, उनके लगातार वैचारिक आत्मधोखे को दर्शाते हैं। सहयोग के राजनीतिक वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका के कारण पियरे लावल को और भी अधिक जटिल न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। स्पेन भागने के अपने असफल प्रयास के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और 4 अक्टूबर 1945 को असाधारण लोकप्रिय दबाव के बीच उन पर मुकदमा चलाया गया। न्याय के महल के सामने हजारों लोग इकट्ठा हुए और उनकी तत्काल फांसी की मांग की। लावल के खिलाफ लगाए गए आरोपों में संस्थागत सहयोग का पूरा दायरा शामिल था। विची के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सर्विस डू ट्रैवल ऑब्लिगेटोरे अनिवार्य श्रम सेवा लागू की थी, जिसके तहत सैकड़ों हजारों फ्रांसीसी कर्मचारियों को जर्मनी भेजा गया था। यहूदियों के निर्वासन के लिए उनकी जिम्मेदारी उनके व्यक्तिगत हस्ताक्षर वाले प्रशासनिक आदेशों में दर्ज थी। लावल मामले का सबसे विनाशकारी प्रकरण वेल डीहिव छापे में उनकी भूमिका थी। इंटरसेप्ट किए गए पत्राचार से पता चला कि उन्होंने निर्वासन में यहूदी बच्चों को शामिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पैरवी की थी, यह तर्क देते हुए कि परिवारों को अलग करना अमानवीय होगा। नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के लिए इस निंदनीय औचित्य ने युद्ध के वर्षों से कठोर हो चुके पर्यवेक्षकों के बीच भी भयावह प्रतिक्रियाएं भड़का दी। लावल ने अपने प्रशासन को कम बुराई के रूप में बचाने का प्रयास किया, जिसने फ्रांस को बदतर भाग्य से बचाया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनके सहयोग ने फ्रांस को पोलैंड या पूर्वी ब्लॉक जैसा व्यवहार करने से रोका था। इस बचाव को अदालत ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जिसने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक सहयोग को काल्पनिक विकल्पों के बारे में अटकलों से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। 9 अक्टूबर 1945 को मृत्युदंड सुनाया गया। उसी रात लावल ने साइनाइड खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे उसने महीनों तक छुपा कर रखा था। उसे गार्डों ने गंभीर हालत में पाया और सैन्य डॉक्टरों ने उसे बचाया, जिन्हें औपचारिक फांसी के लिए उसे जीवित रखने के स्पष्ट आदेश मिले थे। 15 अक्टूबर को लावल को फ्रेस्नेस जेल के प्रांगण में गोली मार दी गई। आत्महत्या के प्रयास से उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो गई थी, इसलिए उन्हें फांसी के दौरान सहारा देने की जरूरत थी। उनके अंतिम शब्द विवे ला फ्रांस जर्मन हितों के लिए उनकी सेवा के रिकॉर्ड से नाटकीय रूप से अलग थे। इस अंतिम घोषणा की विडंबना गवाहों पर भी हावी रही। पॉल टॉवियर ने फ्रांसीसी न्यायिक इतिहास में एक अनूठा मामला पेश किया। मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया पहला फ्रांसीसी नागरिक। 1989 में अतिरूढ़िवादी कैथोलिक नेटवर्क द्वारा संरक्षित दशकों के गुप्त जीवन के बाद उसे पकड़ लिया गया, जिससे वे घाव फिर से खुल गए, जिनके बारे में कई फ्रांसीसी लोगों का मानना था कि वे ठीक हो गए थे। टोवियर के खिलाफ सबूतों में यहूदी बंधकों के चयन के आदेश देने वाले उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज, ऑपरेशन में भाग लेने वाले अधीनस्थों की गवाही और निष्पादन में इस्तेमाल किए गए तरीकों के फोरेंसिक सबूत शामिल थे। शवों पर पहले से ही यातना के निशान थे, जिसमें जानबूझकर फ्रैक्चर और जलन शामिल थी, जो मौत से पहले क्रूर पूछताछ का संकेत देते हैं। इस मुकदमे का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे फ्रांसीसी दर्शकों के सामने सहयोग के बारे में परेशान करने वाले विवरण उजागर हुए, जो दशकों से छिपे हुए थे। अब बुजुर्ग हो चुके बचे लोगों की गवाही ने मिलिस की क्रूरता के प्रत्यक्ष विवरण प्रदान किए, जो वीर प्रतिरोध के आधिकारिक आख्यान से नाटकीय रूप से भिन्न थे। छाया में गद्दार न्याय जो कभी नहीं आया। जबकि हजारों सहयोगियों को संक्षिप्त निष्पादन या औपचारिक परीक्षणों का सामना करना पड़ा, एक महत्वपूर्ण संख्या फ्रांसीसी न्याय से बचने में कामयाब रही, जो नाजी युद्ध अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क के परिष्कार के बराबर थी। कुछ सहयोगी धार्मिक और राजनीतिक नेटवर्क की बदौलत बच निकले, जो नाजी अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क की नकल करते थे। मठ, झूठे दस्तावेज और दक्षिण अमेरिका के लिए मार्ग। पॉल टॉवियर 1989 में अपनी गिरफ्तारी से पहले
कुछ सहयोगियों की असाधारण रूप से लंबी अवधि तक गुप्त जीवन जीने की क्षमता का उदाहरण था। अपनी रिहाई के तुरंत बाद जब सैन्य न्यायाधिकरणों ने उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए तो टॉवियर एक कैथोलिक संरक्षण नेटवर्क में गायब हो गया, जिसने उसे 4 दशकों से अधिक समय तक छिपाए रखा। उन्हें सबसे पहले बरगंडी में सेंट मैरी डे ला पियरे क्विविरे के मठ से सुरक्षा मिली, जहां एबॉट डोम जीन प्राव ने उन्हें एक झूठी पहचान के तहत शरण दी। यह निर्णय व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी पादरी के कुछ क्षेत्रों द्वारा एक व्यापक नीति का हिस्सा था, जो कुछ सहयोगियों को फ्रांस के गद्दारों के बजाय साम्यवाद के शिकार के रूप में देखते थे। धार्मिक संरक्षण नेटवर्क कई सूबाओं और मठवासी आदेशों तक फैला हुआ था। टॉवियर ने लियोन, नीस और अंत में नीस में सेंट जोसेफ प्रीरी में कॉन्वेंट में समय बिताया, जहां उसे पकड़ लिया गया था। इन वर्षों के दौरान उसने अपने समर्थकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा, जिन्होंने उसे धन, झूठे दस्तावेज और पुलिस जांच के बारे में जानकारी प्रदान की। 1971 में राष्ट्रपति जॉर्जेस पोम्पिडो द्वारा दी गई आंशिक माफी ने सहयोगियों के साथ व्यवहार को लेकर लगातार फ्रांसीसी विभाजन को उजागर किया। राष्ट्रीय सुलह के उपाय के रूप में उचित ठहराए गए इस निर्णय की प्रतिरोध समूहों और निर्वासितों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई, जिन्होंने इसे पीड़ितों की स्मृति के साथ विश्वासघात माना। रेने बोस्केट ने सफल बचाव के बाद मुकदमे से पहले ही सफाया करने के एक और भी जटिल मामले का प्रतिनिधित्व किया। विची पुलिस के महासचिव के रूप में बोस्केट ने यहूदी आबादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापे का सीधे समन्वय किया था, जिसमें वेल डी हिव भी शामिल था। दमनकारी कार्रवाइयों के बारे में उनके विस्तृत ज्ञान ने उन्हें होलोकॉस्ट में फ्रांसीसी मिलीभगत का संभावित रूप से विनाशकारी गवाह बना दिया। युद्ध के बाद बोस्केट निजी क्षेत्र में अपना करियर फिर से बनाने में कामयाब रहे और प्रमुख वित्तीय संस्थानों में नेतृत्व के पदों पर पहुंचे। उनके सामाजिक पुनर्वास को राजनीतिक संपर्कों द्वारा सुगम बनाया गया, जिन्होंने सहयोग के समझौता करने वाले पहलुओं पर उनकी चुप्पी को महत्व दिया, जो राजनीतिक रूप से कर्ज से बच गए लोगों को फंसा सकता था। 1991 में जब उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया तो बोस्केट कई जांचों का लक्ष्य बन गए, जिससे फ्रांसीसी सहयोग की वास्तविक सीमा का पता चलने का खतरा पैदा हो गया। 8 जून 1993 को मानसिक रूप से अस्थिर क्रिश्चियन डिडियर द्वारा उनकी हत्या ने एक ऐसे व्यक्ति को आसानी से खत्म कर दिया, जिसकी गवाही कब्जे की आधिकारिक कहानी के लिए विनाशकारी होती। जैक्स डी बर्नोनविले ने लैटिन अमेरिका में भागने के उन रास्तों का वर्णन किया है जिससे प्रमुख सहयोगी फ्रांसीसी न्याय से पूरी तरह बच निकलने में सफल रहे। क्यूबेक क्षेत्र में कनाडाई समर्थकों के साथ समन्वय करने वाले मिशनों के दौरान संचालन के लिए जिम्मेदार मिलिस अधिकारी के रूप में डी बर्नोनविले के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, जिसने उनके भागने में मदद की। मुक्ति के बाद डी बर्नोनविले शुरू में स्पेन भाग गए, जहां फ्रैंको के शासन ने फ्रांसीसी सहयोगियों को अस्थायी शरण दी। वहां से कैथोलिक संगठनों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों का उपयोग करके वह 1948 में ब्राजील जाने में सफल रहे। रियो डी जेनेरो में उनके आगमन ने पूरी तरह से नकली पहचान के तहत एक नए जीवन की शुरुआत को चिह्नित किया। ब्राजील में डे बर्नोनविले ने एक आयात कंपनी की स्थापना की जो अधिक गुप्त गतिविधियों के लिए कवर प्रदान करती थी। बाद में अवर्गीकृत राजनयिक दस्तावेजों से पता चला कि उसने फ्रांसीसी और जर्मन खुफिया सेवाओं के साथ संपर्क बनाए रखा, जिससे पता चलता है कि उसके निर्वासन में जासूसी गतिविधियां शामिल थीं, जिससे किसी भी प्रत्यर्पण प्रयास में जटिलताएं पैदा हुईं। 1972 में उनकी स्वाभाविक मृत्यु ने कब्जे के दौरान उनके अपराधों के लिए न्याय का सामना करने की किसी भी संभावना को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया। बर्नोनविले मामले ने दर्शाया कि कैसे शीत युद्ध ने पूर्व सहयोगियों को खुफिया अभियानों के लिए संभावित परिसंपत्तियों में बदल दिया, जिससे उन्हें अभियोजन से अनजाने में सुरक्षा मिल गई। फ्रांसीसी सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल की गई चूहा रेखाएं मूल रूप से नाजी युद्ध अपराधियों के लिए विकसित की गई विधियों की नकल थीं। इन मार्गों में ऑस्ट्रियाई और इतालवी मठों में रुकना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस द्वारा प्रदान किए गए झूठे दस्तावेज और दक्षिण अमेरिकी बंदरगाहों तक समन्वित परिवहन शामिल थे, जहां से फ्रांस के साथ प्रत्यर्पण संधियों के बिना देशों तक पहुंचना संभव था। जुआन पेरोन प्रशासन की यूरोपीय शरणार्थियों को उनकी पृष्ठभूमि की गहन जांच किए बिना स्वागत करने की नीति के कारण अर्जेंटीना एक पसंदीदा गंतव्य बन गया। पैराग्वे और चिली जैसे देशों ने भी शरण प्रदान की, विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए उपयोगी तकनीकी कौशल या वित्तीय कनेक्शन वाले सहयोगियों के लिए।
बोर्डो क्षेत्र में एक उच्च पदस्थ मिलिशिया अधिकारी रेने प्लेवेन ने कुछ भगोड़ों की पूरी तरह से विश्वसनीय नई पहचान स्थापित करने की क्षमता का उदाहरण दिया। 1946 में अर्जेंटीना भागने के बाद उन्होंने रेने मार्टिन नाम अपनाया और ब्यूनस आयर्स में एक संपन्न आयात व्यवसाय स्थापित किया। उनकी नई पहचान इतनी पूर्ण थी कि वे एक अर्जेंटीना नागरिक से शादी करने, परिवार शुरू करने और सम्मानजनक सामाजिक दायरे में घुलने मिलने में सफल रहे। 35 वर्षों तक उन्होंने पूरी तरह से सामान्य जीवन जिया, जब तक कि 1983 में संयोग से उनकी पहचान एक फ्रांसीसी पर्यटक ने नहीं की, जिसके पिता को कब्जे के दौरान प्लेवेन ने प्रताड़ित किया था। प्लेवेन की पहचान ने दशकों से निष्क्रिय पड़ी जांच को फिर से शुरू कर दिया। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र और प्रत्यर्पण कार्यवाही की जटिलता ने उन्हें 1987 में उनकी प्राकृतिक मृत्यु से पहले फ्रांस वापस नहीं भेजा जा सका। उनके मामले ने सफल भागने की संभावनाओं और विलंबित अभियोजन की व्यावहारिक सीमाओं दोनों को दर्शाया। फ्रांसीसी सहयोगियों की पहचान करने और उनका पीछा करने में सर्ज क्लार्सफेल्ड जैसे नाजी शिकारियों की दृढ़ता ने इन भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बनाए रखा। यहूदी संगठनों द्वारा वित्तपोषित और लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा समर्थित क्लार्सफेल्ड की जांच ने लैटिन अमेरिका में झूठी पहचान के तहत रह रहे दर्जनों सहयोगियों की पहचान की। हालांकि कानूनी सीमाएं, सुरक्षात्मक सरकारों का प्रतिरोध और समय बीतने के कारण इनमें से कई पहचानें ठोस न्यायिक सफलताओं के बजाय नैतिक जीत में बदल गईं। पहचाने गए अधिकांश सहयोगी प्रत्यर्पित किए जाने से पहले ही प्राकृतिक कारणों से मर गए, जिससे उनके रहस्य कब्र में चले गए। इन सफल पलायनों की विरासत ने कब्जे के बाद न्याय और सुलह के बारे में फ्रांसीसी आख्यान को स्थायी रूप से जटिल बना दिया। ये जागरूकता कि कुछ सबसे क्रूर सहयोगी दशकों तक आजादी में रहे थे जबकि उनके पीड़ित सामूहिक कब्रों में पड़े थे, ने अन्याय की लगातार भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिसने बाद में ऐतिहासिक स्मृति के बारे में बहस को प्रभावित किया। हाल के दशकों में सार्वजनिक की गई फाइलों से पता चला है कि भगोड़े सहयोगियों की सुरक्षा में मिली भगत शामिल थी, जो सम्मानित संस्थानों के उच्चतम स्तरों तक फैली हुई थी। कैथोलिक चर्च, पश्चिमी खुफिया सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों ने अलग अलग स्तरों पर उन अभियानों में भाग लिया जिससे युद्ध अपराधियों को न्याय से बचने का मौका मिला।